और जो ये एक सोच है कि हम सबसे मिलकर एक कॉमन डिस्कस पे पहुंचे, उससे कहीं ना कहीं एक नतीजा निकलेगा। और जैसा कि आपने कहा कि कैसे पढ़ाना चाहिए यहाँ पर, या हम लोग से एक गलती हुई बहुत पहले, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इंजीनियरों के लिए आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, एम्स बनाया, अच्छे डॉक्टर निकले, अच्छे मैनेजमेंट निकले आईआईएम से, आईआईटी की, इनके देखिए क्या लाजवाब है। लेकिन आईआईएम हो, आईआईटी हो या एम्स हो, वहां कोई ना कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर है। इंडियन टीचिंग सर्विस नहीं बनाया हम लोगों ने। जैसे एक आईएएस है, उसी तरह से एक इतना टफ एग्जाम होना चाहिए कि जैसे लोग अभी कहते हैं कि बाप रे आईएएस का जवाब, उस तरह से उससे भी टफ एक एग्जाम होना चाहिए, ताकि शुरू से वो चेन बनते आता। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसका आउटकम 10 साल 15 साल बाद देखने को मिलेगा। तो सर्विस टीचर एवरी प्रोफेशन, तो वो बहुत जरूरी है यहाँ पर। और सबसे बड़ा चीज हम क्या फेस करते हैं टीचिंग में, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो जो हमारे टीचर पढ़ाते थे ना, उतना नहीं समझ में आता था। और हमारे साथ एक लड़का रहता था, उससे पूछते थे भाई बता देना, तो हम लोग भोजपुरी बोलते थे, तोरा बुझाई लगा, हमारा तो बुझाते नहीं थे, यहाँ पे बताना तब यहाँ पे, तो वो नहीं समझ में आता, तो ये समझ में आ जाता था। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है एक टीचिंग के लिए, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कितना भी स्वादिष्ट खाना रह जाए, अगर हम उसको कलछुल से उठा के खाएंगे तो मुंह में नहीं जाएगा, और पूरा मुंह गंदा हो जाएगा, खाना भी बर्बाद हो जाएगा। हमको उसे खाने के लिए चम्मच लाना पड़ेगा। तो वही होना चाहिए टीचर के पास। आप कितना जानते हैं इससे मतलब नहीं है, आप उसे कितना छोटा टुकड़े बना के बच्चे को दे देते हैं कि उसे इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। हमारी विद्वता देखने थोड़ी आया है स्टूडेंट, उसे लगना चाहिए यार ये टीचर नहीं मेरा दोस्त है, भले किताब में नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, गूगल फेल, यूट्यूब फेल, ये इंसान ने समझा देगा। वो रिस्पेक्ट जब उसके अंदर दिल से आएगा ना, ये मेरा प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर सकता है, वो वाला रिस्पेक्ट चाहिए होता है यहाँ पे। तो उद्देश्य यही रहता है कि लास्ट बेंच पे बैठे स्टूडेंट को ये समझ में आए, इसके लिए घर पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और हम टीचिंग में एक चीज देखें, बड़ा उटपटांग हो जाता है कि जब होने टीचर बनने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। और अब बिहार की मेरी बात यहाँ पर टीचिंग की, तो हम लोग बड़ा कॉमन शब्द ले लेते हैं पढ़ाई, एजुकेशन, पर ये इसमें बहुत सारे फिल्टर्ड है। अब जैसे बुखार है, कई किस्म का बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया का है, कोरोना का है। अब उसका एक सिंगल दवा सोचिएगा कि एक ही इंजेक्शन मारे सब बुखार दूर हो जाए, तो होने वाला नहीं है, सबका अलग अलग है यहाँ पे। अब एजुकेशन की जब बात करते हैं तो स्कूलिंग एजुकेशन अलग है, उसकी स्ट्रेटजी कंप्लीट अलग है। और जो आप प्रिंसिपल आए हैं अलग अलग स्कूल के, एक्चुअल में सबसे मेहनत आप लोग करते हैं, और उसका फल मतलब उसका जो क्रेडिट जाना चाहिए आप लोग को जा नहीं पाता है। अरे आप लोग उसको स्कूल से पढ़ाएं, उसको जब आप कहिए बच्चा सी लिखो ऐसे, तो लिख देगा इसे, वहां से उसको वहां से वहां तक ले आके उस एक जगह तक ले आके फिर आप लोग हम लोग को देते हैं। फिर वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आईआईटी, एम्स, आईआईएम, यहाँ कौन बच्चे जाते हैं जिसको आप जैसे टीचर, आप जैसे प्रिंसिपल ने स्कूलिंग में इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि लाखों का कंपटीशन पार करके वहां चला गया, और नाम हो जाता है कि आईआईएम अच्छा है, आईआईटी अच्छा है, एम्स अच्छा है। एक्चुअल में यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट गए थे, वरना बिना एंट्रेंस लेके देख ले यहाँ पे, वहां पे भी हालत खराब हो जाएगी, ऑब्वियस बात है वहां पे। तो ये बहुत अच्छा आप लोग काम करते रहते हैं, बट इसका ना वो वाला एक नहीं होना चाहिए, नेशनल लेवल तक उसकी पहुंच होनी चाहिए कि भाई अगर इन्होंने आईआईटी किया, इसका बेस किसने बनाया। लास्ट में कहीं होता क्या है, लास्ट में हम लोग के पास आता है, 1 साल का कोर्स करता है, आप लोगों ने उसका पूरा बेस बनाया, हम लोगों ने 1 साल का कोर्स कराया, हाँ तो भैया हमारे यहाँ से हो गया। तो ये जो उसका बेस बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा भी देखिएगा तो टीचिंग का तो एक स्कूलिंग हो गया, कॉलेज हो गया, कंपटीशन हो गया यहाँ पर। और अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो सबकी स्ट्रेटजी अलग है, सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है। हम जिस होटल में हैं अभी यहाँ पे, चाणक्य, चाणक्य ने किताब क्या लिखी, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र। उस पूरी किताब में कहीं इकोनॉमी की चर्चा नहीं, वो पॉलिटिक्स की किताब है, मतलब एक राजनीति की किताब है। इतना महान व्यक्ति जब एक राजनीति की किताब लिख रहा है तो कुछ सोच के ही उसका राजनीति का किताब नाम रखता है अर्थशास्त्र। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंस बिगड़ा ना,
फाइनेंस बिगड़ा तो आपकी सारी राजनीति ए टू जेड चौपट हो जाएगा। यूएसएसआर जैसा देश 1991 में 15 देश में टूट गया। रूस जैसा देश आज चाइना से मदद ले रहा है। चाइना जिसे एशिया का मरीज कहा जाता था वो कैसे आगे बढ़ गया फाइनेंस से। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गांव या किसी कॉलेज में, अभी तो 3 साल की जगह 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन अब हम लोग जो मैं किए तो 3 साल का ग्रेजुएशन था, बीए बीएससी बीकॉम जो भी किए होंगे, बीटेक जो भी किए होंगे, अब 4 साल का हो गया। सोचिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 4 साल का ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद सोचेगा कि 10,000 कमा लेकिन नहीं लगाया, मैं उस टाइम पे नहीं कमा पाएगा। अब उसको कोई स्किल सीखना पड़ेगा। मतलब हम 4 साल ग्रेजुएशन करा दिए, उसका दाढ़ी मोछ आ गया, अब वो सोचेगा हम क्या करें यहाँ पे। तो 4 साल जो हम उसको ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे थे उसके पैरेलल हम उसे कोई स्किल सिखा सकते थे। कोई भी स्किल सीख सकता था वो इंसान। हम लोग वहां पे किसी को एसी बनाना सिखा सकते थे, किसी को मोटर बनाना सिखा सकते थे, ताकि सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक जैसा नहीं रहता है। आज बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट के बाद हायर एजुकेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई निकलना तो कमाने ही है, अभी निकल जाओ। तो हम उसको 4 साल में बर्बाद कर देते। अब जैसे आईआईटी है, वहां तो उसका यूज हो गया है, वो भी ग्रेजुएशन डिग्री। एम्स में डॉक्टर एमबीबीएस किया, वो भी बैचलर डिग्री है, बट वो तो सक्सेस हो गया। अब बीए करके ऐसे हम लोग मजाक करते थे कॉलेज में कि इंटर करने के बाद बीए का उतना ही महत्व है जितना मरने के बाद तेरा ही का। बताइए, मतलब शांति मिलेगा भाई, चलो यार। बट हमें वो चीज सोचना पड़ेगा कि हमने इतना बड़ा रिसोर्स अपने साल 4 साल रखा, उसको कुछ तो स्किल सिखा दे, कुछ तो कर सके। तो हम लोग खैर हम लोग के पास तो ग्रेजुएशन के बाद ज्यादातर आते हैं या इंटरमीडिएट के बाद आते हैं। तो हमने कई बार हमने रिक्वेस्ट किया था तो नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो हमारे पास जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ने आते हैं वो प्रतिदिन 50,000 ऑफलाइन में क्लास में पढ़ने आते हैं। हमको कई बार प्रोग्राम करना होता है तो बापू सभागार की कैपेसिटी है 5,000, हमारे क्लासरूम में बैठाने की कैपेसिटी है 7,000। तो हम कहते हैं भाई ऑडिटोरियम नहीं, यही क्लास ही ठीक है यहाँ पर। तो ऑफलाइन में है 50,000 के आसपास। ऑनलाइन में अभी हम लोग 1 करोड़ तक के पास रीच पहुंच गए हैं। यूट्यूब पर देखेंगे तो 2.5 करोड़, बट मेरा टारगेट है 20 करोड़। हम अगर 20 करोड़ को वो समझा सके वो बात, ताकि वो फिर आगे जाके फर्दर इसको कर सके। तो हमने अभी ये स्टार्ट किया अपने यहाँ कि जो भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको हम लोग स्किल सिखाएंगे। अब हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जिनके पास रहने के लिए पैसे नहीं है यहाँ पे। अगर हम उसे एक सीसीटीवी कैमरा का अगर हम उसको इंस्टॉलेशन करना सिखा देते हैं तो ऑब्वियस बात है, अगर वो पटना में रह रहा है तो इसका डिमांड है यहाँ पे। अगर वो कुछ भी करके अपना स्टूडेंट लाइफ में अपना वो निकाल पाता है तो उसके गार्जियन भी कहेंगे कि चलो भाई पढ़ लो यहाँ पर। कई बार जैसे हम लोग के ऊपर ये होता है कि हम लोग केवल आईएएस बनना चाहते हैं या केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहते हैं, उसके कई कारण हैं। जैसे हम आईएएस की बात करें, ये बहुत उपजाऊ जमीन थी बिहार और यूपी का, इतना उपजाऊ था कि उस समय तो हमारे पास क्या था, एग्रीकल्चर था। तो यहाँ जमींदार जो थे, अंग्रेज जमींदार को डिप्यूट कर देते थे, तुम टैक्स लाओ, तुम टैक्स लाओ। और वो जमींदार आप फिल्मों में देखते होंगे बहुत टॉर्चर करता था लोगों को। तो लोगों के दिल में एक डर बैठा था जमींदारों के प्रति। लेकिन किसान से तो टैक्स लेता था जमींदार, और जमींदार से कौन आके लेगा, उसके लिए बनाया गया था टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर। तो जिस जमींदार से गांव के लोग थर थर कांपते थे, भीड़ पूरी गांव के बीच में जो जमींदार का दबदबा होता था, कलेक्टर आके उसको डांटता था, तुमने टैक्स कलेक्ट नहीं सही से किया, सस्पेंड कर देंगे, हटा देंगे। तो लोग कहते थे हमारो बेटवा ये बने कलेक्टर। हम मतलब उनके दिमाग में हो गया बाप रे बाप, जमींदार कलेक्टर कलेक्टर कलेक्टर, भर गया एकदम दिमाग में यहाँ पर। दूसरा कि सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? कहां सबसे जरूरी चीज होती है कैपिटल। बिहार में इसकी बहुत बड़ी कमी है, पूंजी की। ऐसे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कि अगर वो ये कहते हैं कि सर किसी चीज का सबको 4,000 फीस है, तो कहते हैं कि सर हम एक बार में 4,000 नहीं दे पाएंगे, 1,000 रुपये महीना कर पाएंगे। अब बताइए उसके दिमाग में पहले अपने परिवार का सिक्योरिटी आएगा, अपना जॉब सिक्योरिटी आएगा, तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो हम किसको बता रहे हैं ये मायने रखता है। ट्रेन की जनरल डिब्बा, स्लीपर डिब्बा और एसी में और फ्लाइट में बैठने वाले में सबकी जरूरतें अलग होती है, सबका अलग अलग होता है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि बहुत ऐसा तबका है जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाता है। और आजकल तो पढ़ाई में देखते हैं कितना डे बाई डे महंगा हो जा रहा है। अब अगर कोई बच्चा क्लास 5 में है
और अगर क्लास पास हो गया तो क्लास 6 में जा रहा है तो भी पैसा लग रहा है कि ना तुम पास क्या हुआ, एक तरह का है भी नहीं यहाँ पे, क्यों पास हुआ है, फेल हुए तो नहीं लगता, पास क्यों हो गए यहाँ पे, तो एक तरह का ये भी है कि नहीं, तो सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये चीजों को एफोर्डेबिलिटी भी बनाना है ताकि कैसे चीजें वहां जाके एफोर्डेबल हो सके यहाँ पर, और स्किल्ड वगैरह चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ, इतना ज्यादा है कि खेत का साइज भी उसी हिसाब से छोटा हो गया है, जिनके पास बड़ा खेत है वो दिल्ली जाके बस गए हैं, तो खेतों में काम करने वाले लोग भी दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं, तो इस तरह का वो किराए का मकान समझिए यहाँ पर। रही बात अगर आप अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखिए, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, इसके पास बहुत पैसे है, आप उसे कहिएगा कि एक शूटिंग का ग्राउंड बना दीजिए जहां पे वो पिस्टल शूटिंग करेगा, फिर ओलंपिक में मेडल लाएगा, वो बना सकता है। किसी किसान घर का लड़का पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्ची पढ़ाई कर रही है, उससे कहिए तुम ओलंपिक में लाओ, तो कहेगा कि क्या कर रहा है तुम यहाँ पे, पहले पेट का इंतजाम करो, 2 रोटी खाना कहाँ से आ सकता है। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यहाँ पर, ताकि गरीब इंसान से लेके अमीर इंसान सब लोग प्रॉपर ढंग से वहां कर सके यहाँ पर। और मनी इटसेल्फ अ मोटिवेशन, जैसे गुजरात में देखिएगा तो वहां पे क्या है कि उन लोगों के पास बिजनेस लगा है, किसी की फैक्ट्री चल गई, किसी का कुछ हो गया, तो वो भी एक तरह का मोटिवेशन होता है। हमारे यहाँ उस हिसाब से इकोसिस्टम का भी बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि सारे लोग के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सके यहाँ पे। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी हमारे यहाँ आएगी 100 एकड़ जमीन लेने के लिए, तो उसका हालत खराब हो जाएगा। 100 एकड़ जमीन में उसको 100 आदमी से बात करना पड़ेगा, जिसमें से 50 को जमीन बेच चुका है, फिर कहेगा कि बेचेंगे हम आपको। फैक्ट्री आने के लिए क्या चाहिए, उसको इकोसिस्टम होना चाहिए। बट आप वही जाके आप देखिए नोएडा में, आपको बात करने की जरूरत नहीं किसी किसान को, नोएडा अथॉरिटी से ले लीजिए, अथॉरिटी कहेगा 100 एकड़ जमीन लोगे, करोड़ों रुपए लगेंगे, क्यों ले रहे हो, लीज पे ले लो, कल को तुम्हें चेंज भी करना होगा, चेंज कर देना है यहाँ पे। उसका इकोसिस्टम हमारे यहाँ किसान से बात करते रहिए, 100 जमीन लीजिएगा उसमें 10 टो मुकदमा वाला निकल जाएगा। हाँ, गुजरात में भी ऐसा है यहाँ पर, ये सब सिस्टम है। तो खैर हमारे यहाँ भी धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा लेट आए हम लोग यहाँ पर, तो उसकी भी जरूरत है हम लोगों को। और एक बहुत बड़ा गलती एज हम लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज में अगर देखेंगे, उनके दिमाग में अजीब सा चीज बैठ गया है कि मेरी लड़की बाहर पढ़ने जाएगी या उसको जॉब करने देंगे, बड़ा कंजर्वेटिव हो गए हैं यहाँ पर। जब तक हम लोग फीमेल को साथ में नहीं लाएंगे, कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है। हम मेल लोग आजादी से लेके 75 साल तक इस घमंड में जी रहे हैं कि देश को आगे लेके चल जाएंगे, आज तक नहीं ले जा पाए। 75 साल बहुत टाइम मिला है, बस महिलाएं साथ आ जाएं, अगला 10 साल बहुत है आगे ले जाने के लिए। हम छुट्टी में घर गए थे, तो मोहल्ले की एक दादी है, लगभग वो 95 एज की होगी, तो अब सब लोग उनसे मिलता है, तो हमसे क्या कह रही है, भोजपुरी बोलती थी, आप सब समझते ही होंगे, कहेगी बाबू आप सुननी हो बड़ा बड़ मास्टर बन गई बड़ा तू, लेकिन सरकारी मास्टर रहता तो कितना बढ़िया रहो। तो हम कहेंगे ठीक दादी, हम तैयारी करते सरकारी मास्टर बनते। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हजारों की संख्या में, अभी बिहार टीचर्स का भी निकला, हजारों की संख्या में, और वो हमको बता रही थी कि उनका मोहल्ले में एक बच्चे का हुआ, वो भी पढ़ा था हमारे यहाँ, तो कहीं देखा बबुआ के सरकारी नौकरी हो गई, तो हम ही से पढ़ा था। तो ये इस टाइप का क्रेज है यहाँ पर। रीजन क्या है कि प्राइवेट के लिए हमारे पास इकोसिस्टम बहुत कम है, लेकिन गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, गुजरात में प्राइवेट का बड़ा अच्छा स्कोप है। आप इस फैक्ट्री में नहीं गए, इस कंपनी में चले गए, आपके पास ऑप्शन है। हमारे यहाँ ऑप्शन क्या चीज है, अगर आप गांव में है तो कौन सा जॉब करिएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे चीजें सुधर रही है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत जरूर बढ़ाना चाहिए। कोरोना के बाद एक चीज हुआ, डिजिटलाइजेशन इतनी तेजी से हुई, इतना तेजी से हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक बच्चा था गुजरात में, वो पेंट करता था, पेंट वो, और उसके पास मोबाइल एंड्रॉइड नहीं था, वो बटन वाला था, तो उसमें ऑनलाइन क्लास नहीं चल सकता था, तो अपने दोस्त के मोबाइल में वो भरवाया, कोर्स खरीदा 450 रुपए में, आज डबल स्टार वो दरोगा में है, पेंट मारता था पेंट। तो ऑनलाइन का ये तो फायदा हुआ यहाँ पर। हमारे यहाँ एक बच्चा था, मुकेश नाम था, अभी बीपीएससी में है, सिवान में पोस्टेड है। जब उसका मेंस निकला था, प्री मेंस करने के बाद, तो आके हमारे पास एकदम उदास बैठा था। हम कहे क्या हुआ भाई, तुम उदास क्यों है? कह रहा कि सर इंटरव्यू में ना कोट पहना जाता है, हमको कोई भाड़ा पे देगा, दिला ना दीजिए हमको। वो इसलिए टेंशन में था कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, पीसीएस का इंटरव्यू देने जाना है उसके पास। सोचिए इस कैटेगरी का है। तो हम एक दवा से सारी चीजों को नहीं ठीक
कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स है। इलीट क्लास अपने बच्चे को कुछ और पढ़ाना चाहता है, मिडिल क्लास कुछ और कराना चाहता है, जो एकदम नीचे है उनको लगता है पढ़ा के क्या फायदा, नौकरी होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ काम सिखा दो। तो एक बड़ा हॉलिस्टिक अप्रोच करने की जरूरत है और हर फील्ड में अपना अपना इंसान काम कर रहा है।